मेरा नाम आमना है। मैं लाहौर शहर की रहने वाली हूँ। ये वाकया मेरी जिंदगी का सच्चा वाकया है, जो आज से 4 साल पहले मेरे साथ पेश आया था, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी में कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये तब की बात है जब मेरी शादी में 2 महीने बाकी थे और मैं अपनी माँ के साथ शादी की तैयारियों में मगन थी। हम जैसे मिडिल क्लास लोग छोटी बड़ी खुशियों के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं। मेरे अब्बा एक मोटरसाइकिल मैकेनिक थे। उन्हें प्राइस बॉन्ड रखने का बहुत शौक था। वो अक्सर कहते थे कि एक बार तो जिंदगी में हमारा प्राइस बॉन्ड जरूर लगेगा। पिछले कई सालों से उनका कोई प्राइस बॉन्ड नहीं लगा था, मगर इस बार जब पूरा अंदाजी हुई तो अब्बा का पूरे 20 लाख का बॉन्ड लगा था। मेरे अब्बा तो एक एक बंदे को पकड़ कर दिखा रहे थे कि देखो, मेरे पूरे 20 लाख का इनाम लगा है। मैं 17 साल की हो चुकी थी। इसी खुशी में अब्बा ने मेरी शादी करने का फैसला किया और मेरा रिश्ता जल्दी से एक जगह तय कर दिया। और उसके बाद ही मैंने और अम्मा ने मिलकर चटपट शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पैसा हाथ में हो तो तैयारियों के लिए 1 महीना भी काफी होता है। अब्बा ने पैसे हाथ में आते ही मुझे 5 लाख रुपए दे दिए और साफ साफ कह दिया कि इन्हीं 5 लाख में तुम अपने सारे कपड़े और जेवर खरीद लेना, और बाकी के पैसे अब्बा ने शादी हॉल और खाने की बुकिंग के लिए रख लिए थे। मैं बहुत खुश थी। 5 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं फजूल खर्च नहीं थी। मुझे मालूम था कि मुझे अपने अब्बा की दी हुई रकम में ही सारी खरीदारी करनी है। मैं किफायत शुआर और फर्माबरदार बेटी थी। अगले ही दिन मैं अम्मा के साथ बाजार के लिए निकल पड़ी। अम्मा कहने लगी, देखो आमना बेटी, रोज रोज बाजार के चक्कर काटना आसान नहीं है। शादी में कम दिन बाकी हैं और दूसरी तैयारियां भी देखनी हैं। इसलिए कोशिश करना कि ज्यादा सामान आज ही खरीद लो। अम्मा ने बर्तन और दूसरी चीजों के पैसे भी रख लिए थे ताकि साथ ही साथ खरीदारी हो सके। तकरीबन आधा दिन बाजार में फिरने के बाद अम्मा ने हर तरह का बर्तन खरीद लिया था और मैंने भी काफी सारे कपड़े खरीदे थे। इतना ढेर सारा सामान जमा करने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम घर वापस कैसे पहुंचेंगे। हम खरीदारी के लिए लाहौर शहर की बहुत बड़ी मार्केट में आए थे और यहाँ से हमारा घर तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था। बर्तन वाले दुकानदार ने एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ भेज दिया, जिसने हमारा अच्छा खासा सामान उठाकर हमें बाजार के बाहर बने रिक्शा स्टैंड तक पहुंचा दिया था। हम सुबह जल्दी बाजार आ गए थे, इसलिए अब तक दोपहर हो रही थी और रिक्शा स्टैंड पर बहुत से रिक्शे मौजूद थे। हमारे साथ इतना सामान देखकर रिक्शे वाले मुंह खोलकर पैसे मांग रहे थे। उस बाजार से हमारे घर के सिर्फ 400 रुपए बनते थे, लेकिन आज कोई भी 800 रुपए से नीचे आने को तैयार नहीं था। मेरी अम्मी बार बार मुझे कह रही थी, आमना जल्दी से रिक्शा रोको, मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। ऐसे में एक 70 साल के करीब बुजुर्ग मेरे पास आए और खुद ही सामान उठाते हुए कहने लगे, बेटी चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देता हूँ। मैंने बाबा जी से कहा, मैं 400 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटी तुमसे पैसों का तकाजा मैंने कब किया है। मुझे लगा शायद वो बुजुर्ग 400 रुपए पर राजी हैं, क्योंकि वो हमें काफी देर से देख रहे थे। इसलिए सारा सामान रिक्शे में रखवा कर मैं और अम्मा पीछे बैठ गईं। हम रिक्शे में बैठे ही थे कि मेरी नजर उन बुजुर्ग की आंखों में मौजूद आंसू पर पड़ी, जिसे बुजुर्ग ने अपने कंधे पर पड़े रुमाल से साफ किया था। वो बुजुर्ग मेरी नजर में मेरे दादा की उम्र के थे और इस गर्मी के आलम में सख्त मेहनत कर रहे थे। ना जाने किस बात ने उन्हें दुखी कर दिया था। ये सोचकर मेरा दिल भी दुखी हो गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि खुद ही बुजुर्ग को 600 रुपए दे दूंगी। पता नहीं वो किस मजबूरी में रिक्शा चला रहे हैं। थोड़े थोड़े वक्फे से बुजुर्ग शीशे से मेरी तरफ देखते और फिर उनकी आंखों में नमी तैरने लगती। हमें बैठे 5 मिनट ही गुजरे थे और बुजुर्ग की ये हरकत मुझे कुछ अजीब लगी। इसलिए मैंने पूछ लिया, बाबा जी खैरियत तो है ना? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मेरी बात सुनकर बुजुर्ग नम आवाज में कहने लगे, बेटी जिंदगी ऐसे दर्द देती है कि इंसान किसी को सुना भी नहीं सकता। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम हूबहू मेरी बेटी आमना जैसी हो।
अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई और मैंने बाबा से कहा कि मेरा नाम भी आमना है। ये सुनकर बाबा के चेहरे पर हैरानी के तासुरात आ गए। वो कहने लगे कि कभी कभी खुदा हमें बिछड़ों से इस तरह मिलवा देता है। तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है जैसे मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूँ। उसके बाद बाबा ने अपनी कहानी का आगाज किया, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। बाबा बताने लगे, 3 बेटों के बाद मेरे घर में बेटी की पैदाइश हुई थी। वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की ही थी और उसकी शादी के दिन करीब थे। हम लोग बहुत खुश थे। मैं उस वक्त भी रिक्शा चलाया करता था। मेरे बेटे नौकरियां करने लगे थे, लेकिन मैं अपने बलबूते पर अपनी इकलौती बेटी को रुखसत करना चाहता था। इसलिए मैं दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़ रहा था। मेरी बेटी चांद की तरह उजली थी। जो उसे देखता उसकी खूबसूरती की तारीफ जरूर करता था। बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, बेटी तुम भी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह खूबसूरत हो। बाबा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ज्यादातर लोग मुझे यही कहा करते थे। बाबा कहने लगे, शादी से तकरीबन 4 दिन पहले मेरी बेटी पार्लर गई थी। मैं खुद उसे अपने रिक्शे में बिठाकर पार्लर छोड़कर आया था। मेरी बेटी बहुत ही शरीफ और शर्मो हया वाली थी। वो जिंदगी में कभी पार्लर नहीं गई थी। वो पहली दफा पार्लर गई थी। जब मैंने उसे पार्लर के दरवाजे पर छोड़ा था, वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे समझाया कि बेटी अभी तो जिंदगी में अकेले ही बहुत से मैदान सर करने हैं। ये तो फिर अकेले पार्लर के अंदर जाने की बात है। परेशान ना हो, मैं शाम के 5 बजे खुद ही तुम्हें पार्लर से ले लूंगा। मेरी बात सुनकर उसने पार्लर के अंदर कदम रख दिए और मैं वापस बाजार के बाहर रिक्शा स्टैंड पर पहुंच गया। 5 बजने में पूरे 2 घंटे थे और मैं इन 2 घंटों में कुछ सवारियां उठाकर मजीद पैसे कमा लेना चाहता था। इत्तेफाक से एक सवारी ऐसी लगी जो थोड़ी दूर की थी। मैंने सोचा कि मैं तेज रफ्तारी से रिक्शा चलाकर उसे मंजिल पर पहुंचा दूंगा और 5 बजे तक वापस अपनी बेटी को लेने पहुंच जाऊंगा। लेकिन औरत ने रिक्शे में बैठकर बताया कि वो हामला है और मुझे ध्यान से रिक्शा चलाना होगा। मेरे लिए वो औरत भी मेरी बेटी की तरह ही थी। मैं अपने मफाद की खातिर उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए मजबूरी में मैंने कम रफ्तार पर बहुत ध्यान ध्यान से रिक्शा चलाया। उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। वापसी पर मैंने तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया और 6 बजे के करीब मैं पार्लर के बाहर पहुंच गया। मुझे अभी तक मेरी बेटी की कोई कॉल भी नहीं आई थी। मैंने रिक्शे से उतरकर पार्लर का दरवाजा बजाया। अंदर से एक गार्ड निकला। मैंने अपनी बेटी को बाहर भेजने का कहा। थोड़ी देर बाद वो गार्ड अंदर से वापस आया और बताने लगा कि आपकी बेटी 5 बजते ही हमारे पार्लर से चली गई थी। ये सुनकर मैं काफी परेशान हो गया। मेरी भोली भाली सी बेटी तो कभी अकेले घर से बाहर ही नहीं निकली थी, तो वो फिर घर तक कैसे जा सकती थी। मैंने उसी वक्त अपने मोबाइल से बेटी को फोन किया, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। बड़ा हैरान था मैं कि ये सब क्या हो गया था। मैं बार बार नंबर मिला रहा था, मगर मोबाइल ऑफ ही जा रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है वो खुद ही घर चली गई हो। मैं गार्ड का शुक्रिया अदा करके वापस अपने घर पहुंचा। मेरी बीवी मुझे देखते ही कहने लगी, आप अभी तक आमना को लेकर नहीं आए। 6 बज चुके हैं। और ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि अगर आमना घर नहीं आई है तो वो कहाँ गई है। थोड़ी ही देर में आमना के तीनों भाइयों और मैंने मिलकर सारा शहर छान मारा, लेकिन उसका कोई पता ना चला। मैं अपनी बीवी को लेकर पार्लर गया ताकि वो अंदर जाकर पार्लर वाली से पूछ सके, मगर पार्लर खाली पड़ा हुआ था। वहां काम करने वाली लड़कियों ने बताया कि आमना तो पूरे 5 बजे चली गई थी। हम लोगों पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। जवान बेटी अचानक ही गायब हो गई थी। पता नहीं उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, कहां कहां ना ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता ना चल सका। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने रुमाल से साफ कर रहे थे। वो बुजुर्ग कहने लगे, इस बात को आज बरसों गुजर गए हैं, मगर ये गम किसी तरह कम होने का नाम ही नहीं लेता। और आज तुम्हें देखने के बाद तो बेअख्तियार ही मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। बुजुर्ग की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन मेरा दिल जैसे पूरी तरह उनके दुख से भर गया था। एक बाप के लिए बेटी की जुदाई, और वो भी ऐसी जुदाई, यकीनन मौत से भी ज्यादा बदतर है।
मेरी अम्मा भी बुजुर्ग की कहानी सुनकर अपने आंसू ना रोक पाई थी। वो बुजुर्ग मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे कि मैंने तालीम हासिल की है या नहीं। मैंने बुजुर्ग को बताया कि मैंने इंटर किया है और मेरे बाबा जल्दी मेरी शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं मजीद तालीम हासिल नहीं कर सकी। बस 2 महीने बाद मेरी शादी है और हम इसकी खरीदारी के लिए बाजार आए हैं। वो बुजुर्ग मुस्कुराकर मुझे आने वाली जिंदगी के लिए नेक तमन्नाएं देने लगे। कहने लगे कि हमेशा खुश रहो। मैं अपनी बेटी को तो रुखसत नहीं कर पाया, लेकिन मेरी दुआ है कि तुम इज्जत के साथ रुखसत हो जाओ। मेरी बेटी के गायब होने पर दुनिया वालों ने बहुत बातें बनाई थी। सबने मेरी बेटी को बदकिरदार कह दिया था, लेकिन मैं जानता था कि कोई भी बेटी बदकिरदार नहीं होती। मेरी आमना तो बहुत ही सीधी सादी थी। अपनी शादी की खरीदारी पर भी उसने ज्यादा खर्चा नहीं किया था। सिर्फ 50,000 रुपए में मेरी बेटी ने सारे कपड़े बना लिए थे और वो इस कदर खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने हंसते हुए बुजुर्ग से कहा कि उस दौर में 50,000 रुपए भी बहुत होते होंगे, अब तो लाखों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। मैंने आज के दिन में 2 लाख रुपए की खरीदारी की है, लेकिन ये सामान देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये सामान 2 लाख रुपए का है। पैसे की कोई हैसियत नहीं रही। अभी तो आधा सामान लिया है, बाकी का सामान अगले चक्कर पर ले लूंगी। बुजुर्ग कहने लगे, मैं रिक्शा स्टैंड पर ही खड़ा होता हूँ, आप जब भी सामान लेने आना मेरे ही रिक्शे में बैठना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक दफा फिर अपनी बेटी को देख लिया है। मेरी यही ख्वाहिश है कि बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए, लेकिन यहाँ का कानून हम जैसे गरीबों की मदद ही नहीं करता। वो बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे। यहाँ गरीबों की सुनवाई कब हुआ करती थी? इंसाफ भी सिर्फ अमीरों की दस्तरस में ही था। वो बुजुर्ग खामोश हो गए थे और मैं अम्मा के साथ बातों में मसरूफ हो गई थी। हम अगले दिन की मंसूबाबंदी कर रहे थे कि हमें कौन से बाजार जाना है और क्या खरीदारी करनी है। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम नया जेवर बनवाते, इसलिए अम्मा कह रही थी कि वो अपनी शादी के जेवर पर दोबारा से पानी चढ़ाकर मुझे देंगी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे अपने नाम वाली सोने की चेन लाजमी खरीदनी है। अम्मा हंसकर कहने लगी, चल ठीक है, तेरे अब्बा से कहूंगी, कल हम वो भी खरीद लेंगे। बाकी का सारा रास्ता हम अपनी खरीदारी और आने वाले दिनों में हमें क्या करना है इसी की मंसूबाबंदी करते रहे। दिन बहुत थोड़े थे, काम बहुत ज्यादा। अम्मा चाहती थी कि मैं शादी से महीना भर पहले ही घर से निकलना बंद कर दूं, ताकि मेरे चेहरे पर नूर आ जाए। वैसे भी हमारे खानदान में लोग दुल्हों के बाजार के चक्कर काटने को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 1 घंटे का रास्ता तमाम हुआ था और बुजुर्ग ने हमें हमारे घर के दरवाजे पर उतार दिया था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने बुजुर्ग को पैसे देने से पहले ही पानी का गिलास पेश कर दिया और फिर अपने पर्स में से पैसे निकालकर जैसे ही 600 रुपए उनकी तरफ बढ़ाए तो बुजुर्ग की आंखों में दोबारा से आंसू आ गए। कहने लगे कि मैंने तुम्हें बेटी कहा है और तुम पैसे देकर मेरे जज्बात को मजरू कर रही हो। एक बाप अपनी बेटी से पैसे कैसे ले सकता है? मैंने बुजुर्ग से कहा कि ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, इस पर आपका हक है। वो कहने लगे, मैं सारा ही दिन मेहनत करता हूँ और अल्लाह ताला के करम से बहुत पैसे कमा लेता हूँ। अगर तुमसे पैसे नहीं लूंगा तो भूखा नहीं रहूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे उनसे बहुत मोहब्बत महसूस हुई थी। वाकई वो मुझे अपनी बेटी समझ रहे थे और इत्तेफाक से उनकी और मेरी बेटी का नाम भी एक ही था, इसलिए वो बड़ी मोहब्बत से मुझे आमना कहकर पुकार रहे थे। मैंने बुजुर्ग से कहा कि अगर वो पैसे नहीं लेंगे तो मैं उन्हें फिर ऐसे नहीं जाने दूंगी। गर्मी का बहुत जोर है, मैं उनके लिए अभी नींबू का शरबत बनाकर लाती हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी ने मुझे नींबू का शरबत पिलाया है। बुजुर्ग रिक्शे से उतरकर दरवाजे के आगे बने फर्श पर ही बैठ गए। अम्मा ने फौरन ही सहन में कुर्सी रखी। बुजुर्ग को आवाज देकर कहा कि आप दरवाजे के अंदर आकर बैठ जाएं, यहाँ साया है इसलिए धूप नहीं लगेगी। बुजुर्ग कहने लगे, नहीं बेटी, अच्छा नहीं लगता इस तरह किसी के घर में दाखिल होना। मैं तो बस आमना बेटी की मोहब्बत में रुक गया था। अम्मा के लाख इसरार करने के बावजूद भी बुजुर्ग अंदर ना आए और नींबू का शरबत भी
उन्होंने धूप में ही बैठकर पी लिया। जाते जाते वो मेरे सर पर हाथ रखकर बहुत सारी दुआएं दे गए और पैसे भी ना लिए, मगर मुझे क्या मालूम था कि ये सब उन्होंने क्यों और किस लिए किया है। और जब ये बात मुझे समझ आई तो उस वक्त मेरे पास सिवाय रोने पीटने के और कुछ नहीं था। उस वक्त तो मैं हुजूर की मोहब्बत से मरऊब हो गई थी और बहुत खुश भी थी कि मेरी वजह से उन्हें थोड़ी सी ही सही लेकिन खुशी हासिल तो हुई है। मैं और अम्मा सारा सामान समेटने में लग गई थी। शादी की खरीदारी और फिर उसे तरतीब से रखना भी एक बड़ा ही मुश्किल काम है। सारा दिन यूं ही कामों में गुजर गया। अम्मा खाना पकाने लगी और मैं घर की सफाई में मशगूल हो गई, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में वही बुजुर्ग घूमते रहे और मैं यही सोचती रही कि ना जाने उनकी बेटी आमना कैसे और किन हालात में होगी। कहीं पार्लर वाली ने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर दिया, वो जिंदा भी होगी या मर गई होगी। शाम के वक्त अब्बा भी काम से आ गए थे। मैंने अब्बा को हर चीज का हिसाब पकड़ा दिया। वो बहुत खुश थे कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कम पैसे खर्च करते हुए खरीदारी की थी। हम लोग सारे दिन के थके हुए थे, इसलिए रात को जल्दी सोने के लिए लेट गए। रात के 2 बजे के करीब मेरी आंख अजीब सी आवाज से खुली। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सहन में कोई मौजूद है। सहन में बाथरूम बना हुआ था। शायद अब्बा रात को हाजत की गर्ज से उठे होंगे। ये सोचकर मैंने दोबारा से सोने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खुला और 4 लंबे चौड़े नकाबपोश मर्द मेरे कमरे में दाखिल हो गए। वो लोग अम्मा अब्बा को पहले ही बांध चुके थे। मेरा कमरा आखिर में था, इसलिए आखिर में मेरे पास आए थे। उन लोगों को पूरी मालूमात थी कि हमारे पास घर में कितनी रकम मौजूद हो सकती है और क्या क्या सामान है। वो सब आसानी से ले जा सकते थे। देखते ही देखते उन्होंने सब कुछ समेट लिया और जब अम्मा से जेवर का तकाजा किया तो अम्मा ने कह दिया कि मेरे पास कोई जेवर मौजूद नहीं है। अम्मा की बात सुनकर एक निकाब पोश चिल्लाकर कहने लगा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब मालूम है। तुम्हारे घर शादी है और तुम्हारे पास जेवरात भी मौजूद हैं। बेहतर यही है कि खुद ही जेवर निकाल दो, वरना हम तुम्हारी बेटी को ही साथ ले जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर अम्मा की जान निकल गई और अम्मा ने फौरन ही संदूक में छुपाकर रखे जेवरात निकालकर उनके हवाले कर दिए। हमारी बेवकूफी ये कि अम्मा ने इनाम वाली सारी रकम उन जेवरात के साथ रखी हुई थी। जब संदूक खोला तो उन्होंने वो सारी रकम भी उठा ली और हम चुप करके खड़े रहे। फजर से कुछ देर पहले वो चारों मर्द जिस तरह दीवार फलांकर आए थे उसी तरह वापस चले गए और जाते जाते हमारी सारी जमा पूंजी और शादी का सामान तक ले गए थे। अम्मा और अब्बा की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। 2 महीने बाद ही मेरी शादी थी और हम पूरी तरह कंगाल हो गए थे। अम्मा के हाथ खुले हुए थे और अम्मा ने ही अब्बा और मुझे खोला था और फौरन पुलिस को इत्तला की। लेकिन वही बात है, यहाँ का कानून गरीब के लिए बहुत ही देर में हरकत करता है। जब तक तो मुजरिम कहीं के कहीं निकल चुके होते हैं। तफ्तीश करते हुए पुलिस अफसर कहने लगा कि चोरों को कैसे मालूम था कि आपके घर में क्या कुछ मौजूद हो सकता है। ये सुनकर अब्बा कहने लगे कि हमारे घर कोई नहीं आता जाता, ना ही पास पड़ोस में अभी तक हमने शादी की खबर दी है। वो लोग थोड़ी बहुत तफ्तीश करके हमें तसल्ली के 2 बोल देकर चले गए और अब्बा सर पकड़कर बैठ गए थे। मेरे ससुराल वालों को भी इस चोरी की इत्तला मिल गई थी, इसलिए वो लोग भी चले आए। सभी हैरान थे कि चोरों को इतनी मालूमात कैसे थी, हमने क्या खरीदारी की है और अम्मा के पास जेवर भी मौजूद है। मेरी सास अम्मा से पूछने लगी कि क्या आपने किसी को बताया था कि आप बाजार से क्या खरीद कर लाई हैं, आपके पास कितना जेवर है। अम्मा रोते हुए कहने लगी कि हमारे रिश्तेदार तो दूसरे शहर में रहते हैं, इस घर में भी हम नए नए आए हैं, आस पड़ोस में भी ज्यादा मिलना नहीं है, हम किसी को क्या बताएंगे। आज ही तो हम सारा सामान खरीद कर रिक्शे में घर लाए हैं, हो सकता है किसी मोहल्ले वाले की नजर पड़ गई हो। मेरी सास कहने लगी कि रिक्शे वाले के सामने तो आपने शादी के घर का जिक्र नहीं किया था। उनके सवाल पर मैं और मेरी अम्मा हैरत से उनकी तरफ देखने लगे। तब मेरी सास ने कहा कि आजकल रिक्शे और टैक्सी वाले भी बहुत खराब हो गए हैं, ग्राहकों की बातें सुनते हैं और फिर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि किसके घर में कितना माल होगा।
अम्मा ने रोते हुए मेरी सास को रिक्शे वाला सारा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर मेरी सास के साथ साथ मेरे अब्बा ने भी सर पकड़ लिया। उन्हें हम दोनों से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। अब्बा गुस्से के आलम में कह रहे थे कि किसी गैर मर्द को घर के बारे में कुछ भी बताने की क्या जरूरत थी, और रिक्शे में बैठकर जेवर वगैरह की बातें कौन करता है। मेरी सास कहने लगी कि जब भी खरीदारी करके लौटो तो रिक्शे या टैक्सी वाले को कभी घर तक ना लाओ, बल्कि गली या मोहल्ले के बाहर ही उतर जाओ। सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारी बातें सुनकर हमें अपना शिकार बना लेते हैं। अब्बा ने फौरन ही पुलिस को रिक्शे वाले के बारे में बता दिया, और उसका हुलिया भी मैंने और अम्मा ने बयान कर दिया। पुलिस वाले कहने लगे कि आप लोग पहले नहीं हैं जिनके साथ ये हुआ है। इससे पहले भी इस रिक्शे वाले ने कई और लोगों को अपनी झूठी कहानियों के जरिए ऐसे ही बेवकूफ बनाकर उनके बारे में मालूमात हासिल की है। ये गैंग का मुखबिर है, उसका काम ही लोगों की मालूमात इस गैंग तक पहुंचाना है। मैं और अम्मा अपनी इस कम अक्ली पर आंसू बहा रहे थे, लेकिन अब पछतावे के अलावा कर भी क्या सकते थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन हम जानते थे कि हमें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर पुलिस ने आज तक उसे नहीं पकड़ा था तो वो अब भी उसे पकड़ने वाले नहीं थे। वो रिक्शा ड्राइवर अपनी उम्र का फायदा उठाकर भेस बदल बदल कर और कहानियां बना बना कर हम जैसे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहा था। न जाने उसने आज तक कितने लोगों को शिकार बनाया था, और आगे वो कितने लोगों को लूटने वाला था। हमारे पास शादी की खरीदारी के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरी सास ने कहा कि वो सादगी से मुझे रुखसत करवा कर ले जाएंगी, उन्हें किसी चीज का लालच नहीं है। अगले रोज हमने जाकर रिक्शा स्टैंड पर उस बुजुर्ग को बहुत ढूंढा, मगर ना वो हमें कहीं नजर आया और ना ही उसे कोई जानता था। आज इस वाक्य को 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जब भी मुझे उस बुजुर्ग का चेहरा याद आता है तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतना नौरानी नजर आने वाला चेहरा अंदर से इतना स्याह कैसे हो सकता है। अब भी मैं जब अपने मेके जाती हूँ, मेरे अब्बा मेरी उस बेवकूफी को जरूर याद करते हैं, लेकिन ये वाकया मेरे लिए एक बहुत बड़ी नसीहत बन गया था। जिसे एक दफा हराम खाने की लत लग जाए वो हमेशा ही गुनाहों में मुब्तला रहता है। मेरी सब सुनने वालों से गुजारिश है कि किसी भी सवारी में बैठकर कभी अपने घर के मामलात को डिस्कस ना करें। रिक्शे वाला कितना ही अच्छा और नेक क्यों ना हो, वो आपके लिए बिल्कुल गैर है। सवारी को अपने घर से पहले रुकवा कर उतर जाएं। आज के दौर में एहतियात करना ही बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग बुरे होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें हम लोगों का अपना ही फायदा है।